छत्तीसगढ़ में बहुत ही जोरों शोरों से कांग्रेस हो भाजपा हो सबसे बहुत जोरों शोरों से चुनावी प्रचार खत्म हुआ है। अब सर क्या किस तरीके से आप देखते हैं बीजेपी की स्थिति अभी? कल सेकंड फेज की पोलिंग है, कितना आपको अभी भरोसा है और आत्मविश्वास कितना बड़ा है? 15 साल के बाद फिर से उम्मीद जागी है भाजपा में। देखिए, आज द्वितीय सेकंड फेज का मतदान के प्रचार समाप्त हो गया है और मतदान की तारीख भी आ गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि फेज़ 1 में जो इलेक्शन के मतदान हुए 12 सीट बस्तर के और 8 सीट राजनांदगांव के 20 सीटों पे वोटिंग हो चुका, जिसमें मेरा राजनांदगांव विधानसभा भी उस 20 के अंदर आता है। पहले चरण में ही जनता ने अपना रुझान दिखाया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, वो चाहे बस्तर हो चाहे राजनांदगांव हो, पहले चरण में हम करीब 20 में से 14 सीट पे आगे हैं। तो शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी की आगे बढ़ने की हो गई है। फेज 2 में जो अभी मैंने बस्तर और सरगुजा के दौरे किए और मैदान में मैं बिलासपुर और इन क्षेत्रों में गया, तो ऐसा लगता है कि जबरदस्त अंडर करंट मैदानी इलाके में भी है और सरगुजा में भी भारतीय जनता पार्टी की बढ़त आगे है। तो अब लगता है कि ये द्वितीय चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की स्थिति में है और पहले चरण और दूसरे चरण के मतदान का नतीजा दिखेगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। सर 20 सीटों की तो बात आपने करी है, पर कल 70 मेजॉरिटी है, तो किस हिसाब से देखते हैं जो आपने अभी तक चुनावी प्रचार भी हुआ है, 40 स्टार कैंपेनर बीजेपी के भी उतरे हैं, 70 में से कितनी सीटों का दावा आप कर सकते हैं? अभी हम लोग हिसाब लगा रहे थे और एक एक सीटों का एनालिसिस कर रहे थे। मैं कार्यालय में ही बैठ के अभी आया हूँ, बीजेपी कार्यालय के वरिष्ठ लोगों के साथ बैठे हैं। तो जो हमने बहुत सभी सीटों को गंभीरता से अध्ययन करने के बाद दिखा मिनिमम 70 में से जो द्वितीय चरण है कम से कम 40 से 42 सीट हम जीत रहे हैं और पहले चरण में 14 सीट जीत रहे हैं। तो हमारी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट हो गया है कि करीब 54-56 सीट तक भारतीय जनता पार्टी जाके रुकेगी। 54-56 सीट बहुत बड़ा दावा है, स्पेशली 15 साल के बाद जब ये एक जीत मिले। और खुशी की बात यह है कि भाजपा के अंदर एक अलग तरीके की और छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा विश्वास दिखा है लोगों में। पर क्या ऐसी आपको लगता है कि एक सबसे बड़ा की रीजन रहा है जिसकी वजह से अब भाजपा इतने समय बाद ये कामयाबी पाने में हासिल रही है? देखिए, चुनाव में पूरे चुनाव के दौरान चाहे गांव में जाएं, जंगल में क्षेत्र में जाएं, मैदानी क्षेत्र में जाएं, मुद्दा स्पष्ट था। वो गांव के दूरस्थ अंचल की महिलाओं की बात हो या पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स की बात हो, सबसे बड़ा मुद्दा था कांग्रेस ने जो जन घोषणा पत्र जारी किया है, उस जन घोषणा पत्र के उनके वादे ही अधूरे हैं। आज अधिकांश महिलाओं के मन में आक्रोश रहा कि शराबबंदी की बात किया उसने, 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही भूपेश बघेल ने, 2 लाख कर्मचारियों को स्थायी करने की बात संविदा कर्मचारियों को कही उन्होंने, महिलाओं को 500 रुपया मासिक पेंशन मासिक देने की बात कही भूपेश बघेल, ये 4 गैस सिलेंडर निःशुल्क देने की बात कही। सारे वादे अधूरे रह गए और फिर नए वादे में भूपेश बघेल कूद गए हैं। तो जब पुराने 18 के वादे ही आपके अधूरे हैं और इतना बड़ा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में, मुझे नहीं लगता कि ऐसा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान के किसी अन्य राज्य में होगा जहां शराब की दुकान में खुलेआम 40% शराब के सरकार के इशारे में बिना हॉलमार्क के अवैध रूप से बिना वेट और बिना टैक्स पटाए बेचे जा रहा है, जहाँ कोयले पे 25 रुपया प्रति क्विंटल की साफ शब्दों में, जिसमें ईडी ने प्रमाणित भी कर दिया है 13,000 पेज के दस्तावेज के साथ, आपने कोयले का डीओ ऑर्डर जारी करने का पूरी प्रक्रिया को बदल दिया। हम लोगों ने उसको ऑनलाइन किया था, आपने ऑफलाइन कर दिया और आज कोर्ट में इसी मुद्दे पे बहस जारी है कि ऑनलाइन
को ऑफलाइन करने की वजह से ही उनका सचिव सेक्रेटरी आईएएस अधिकारी आज 8 महीने से जेल के अंदर है कि आपने इस प्रक्रिया में बदलाव क्यों लाया। इसी प्रकार जिस महादेव ऐप में अब तो साफ हो चुका है 508 करोड़ रुपया स्पष्ट रूप से चीख चीख कर चिल्ला रहा है महादेव ऐप का संचालक कि मैंने भूपेश बघेल को दिया है, और चुनाव में वो सारे पैसे का दुरुपयोग होते हम देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, यानी पीएससी की भर्ती जैसी प्रक्रिया में जब बच्चों के भविष्य का सवाल रहता है, वहां भी यदि 50 लाख से 1 करोड़ रुपया लेकर लोगों को डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी बनाओगे तो फिर ये पूरे छत्तीसगढ़ का सिस्टम ही खराब हुआ है। तो वातावरण युवकों में, महिलाओं में, समाज के सभी वर्गों में नाराजगी है, और ये नाराजगी इस बार के चुनाव के प्रथम फेज में और द्वितीय फेज में दिखेगा। छत्तीसगढ़ में 15 सालों पहले जब बात करें तो रमन सिंह एक की पर्सन की तरह ड्राइव करते थे पूरी पॉलिटिक्स को। बयान ये आते हैं कि बीच के टाइम में जब भी देखा गया तो ये भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि रमन सिंह जी दिल्ली जाएंगे, दिल्ली के साथ उनके काफी रिश्ते, दिल्ली सरकार, दिल्ली बीजेपी में, नेशनल बीजेपी में बहुत की रोल हो जाएगा। अब 3 महीने पहले चुनाव से फिर से बहुत रेलेवेंट होने लग गया आपका रोल भी। तो क्या लगता है कि ये जरूरी था या ये कोई मजबूरी थी? किस तरीके से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका रोल इतना और इम्पोर्टेंट हुआ है? देखिए, डॉक्टर रमन ने पहले दिन से ही तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी में मुझे कहाँ रहना है, संगठन में काम करना है और अन्य स्थानों में जाना है। ये निर्णय हमेशा संगठन की तरफ से होता रहा है, और संगठन ने जो निर्णय लिया उसका क्रियान्वयन किया। मैं दिल्ली में केंद्र में मंत्री था, मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना के छत्तीसगढ़ लाया गया। उस समय भी कोई शर्त नहीं थी कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मगर 2003 में, 8 में, 13 में मुख्यमंत्री बना। आज भी कोई शर्त किसी के साथ कभी रहता नहीं। पार्टी जो भी निर्णय करेगी, जो भी आदेश देगी, उसका क्रियान्वयन करने के लिए मैं तैयार रहता हूं। जो दायित्व देना है संगठन में या सरकार में, उसके लिए डॉक्टर रमन अपनी भूमिका को पूरी तरह से निभाएगा। तो छत्तीसगढ़ के चुनावों में अब डॉक्टर रमन सिंह खुद को कहाँ देखते हैं? छत्तीसगढ़ के चुनाव में मेरी भूमिका रही, मैं पूरे चुनाव अभियान में पूरे समय लगा रहा। राजनांदगांव जिले को छोड़कर, लोकसभा छोड़कर, बस्तर से लेकर सरगुजा तक, कल अंतिम दिन तक मैं लगा रहा। तो मेरी भूमिका संगठन ने जो तय की, और चुनाव अभियान में अन्य लोगों को जिताने के लिए पार्टी के लोगों ने, संगठन ने जो काम दिया वो किया मैंने, और मुझे खुशी है कि उससे छत्तीसगढ़ में एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण हुआ। सर, छत्तीसगढ़ियावाद की अगर हम बात करें, जो कहा जाता है कि भूपेश बघेल की जब सरकार आई थी तो एक सेंटिमेंट लोगों में आया था, पर अब जिस तरीके से इसी शब्द को और इसी स्ट्रैटेजी को लेकर एक माहौल जो सेट किया है, बीजेपी ने भी अपनाया है चुनाव से जस्ट पहले, तो क्या लगता है कि क्या ये मजबूरी रही थी या फिर ये अपनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट कॉपी किया गया है? क्या कि किस इस तरीके से क्या समझ है? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद या छत्तीसगढ़ी बोली, छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी संस्कृति, छत्तीसगढ़ का खान पान, ये तो छत्तीसगढ़ का जीवन का हिस्सा है, और उस हिस्से को हम भी, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या छत्तीसगढ़ का हर आदमी मानता है। सवाल इस बात का है कि आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, मगर छत्तीसगढ़ के हितों की बात जब आती है, जब छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में किसी को भेजने की बात आती है, तो भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ियावाद भूल जाता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 राज्यसभा के सदस्य छत्तीसगढ़ के बाहर के भेजने के लिए उनको छत्तीसगढ़वाद याद नहीं आता। एक भी व्यक्ति राज्यसभा में छत्तीसगढ़ से जाके यहाँ का प्रतिनिधि करने लायक योग्य नहीं समझा, और नारे लगाने से छत्तीसगढ़ियावाद नहीं होता, उसका धरती क्रियान्वयन भी दिखना चाहिए। सर, जब ये बात आई, आपने घोषणा पत्र की बात करी है, कांग्रेस ने लगातार ये बातें कही हैं कि बीजेपी ने हमेशा सेंट्रल पॉलिटिक्स में ये बोला है कि ये रेवड़ी देते हैं ऑपोजिशन को, और अब जब घोषणा पत्र की बात आ रही है, जिस तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है, तो यही बयान दिए जा रहे हैं कि अब बीजेपी खुद भी वही कर रही है कि उनको भी ये तरीके से फ्रीबीज देने पड़ रही है। तो क्या ये रेवड़ी नहीं है? देखिए, छत्तीसगढ़ में और हम लोगों ने अध्ययन किया, हमारे चुनाव घोषणा पत्र समिति बनी, पूरे प्रदेश का दौरा भी किया, और हम लोगों ने बूथ बूथ में जाकर भी लोगों से राय मांगी।
अंत में जितने भी हम लोगों के पास सजेशन आए उसमें का निष्कर्ष ये निकाले कि छत्तीसगढ़ में किसानों को और किसान के यानी खास तौर से धान उत्पादक किसानों के लिए जब तक बड़ा निर्णय नहीं लेंगे तब तक छत्तीसगढ़ के आम आदमी के जीवन में परिवर्तन नहीं होगा और वो मोबिलाइज नहीं होगा। अंत में हमने प्रस्ताव बना के केंद्र को भेजा और केंद्र ने स्वीकार कर लिया। वो छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, मध्य प्रदेश के लिए और अन्य राज्यों के लिए भी स्वीकार किया। तो ठीक है, किसानों को यदि फसल का उपज का सही कीमत बोनस सहित मिलता है तो उसमें केंद्र सरकार की भी भूमिका रही है और केंद्र ने उसमें अनुमति हमको दिया है। तो इसके लिए हम लोग धन्यवाद दिए हैं प्रधानमंत्री जी को। एक आखिरी सवाल, जिस टाइम कैंडिडेट लिस्ट के लिए निकली जा रही थी लिस्ट बीजेपी से, ओबीसी फैक्शन को भी बहुत प्रायोरिटी दी रखी है, तो क्या समझ सकते हैं कि रणनीति के दौरान ओबीसी फैक्शन को मतलब सेटिस्फाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है कि इस समय छत्तीसगढ़ में फेवर किया जाए, या वो जरूरत थी या मजबूरी? नहीं, देखिए, छत्तीसगढ़ के पॉपुलेशन का यदि पूरा एनालिसिस किया जाए तो 32% ट्राइबल पॉपुलेशन है, 12% कास्ट है, 44% पॉपुलेशन है और बाकी जो पॉपुलेशन है उसमें अन्य वर्ग भी हैं और ओबीसी की संख्या काफ़ी है। उस आधार पे सीटों का जब बंटवारा होता है, सीटों का जब वितरण होता है, इस बात को ध्यान रखा जाता है समाज के सभी वर्गों को सीटें के बंटवारों में उचित स्थान मिले। इसलिए ओबीसी समाज को, अलग अलग समाज के समूहों को, छोटे से छोटे समूह को भी टिकट दिया गया, बड़े से बड़े ग्रुप को भी टिकट दिया। तो कोशिश किया गया कि सबको समाहित किया जाए।